हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेष मणि पांडे और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे त्वचा से संबंधित रोग सोराइसिस के बारे में। तो हम जानेंगे कि सोराइसिस क्या है, यह कितने टाइप का होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोरायसिस एक लंबे समय तक चलने वाली त्वचा की बीमारी है, जो कई बार ये खुद अपने आप ठीक हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, नींद खराब होती है। तो ये एक क्रॉनिक डिसीज के अंतर्गत आती है। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें, जो सामान्य लक्षण होते हैं इसमें, तो इसमें स्किन के ऊपर ये रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और कई बार ये स्पॉट जो है तो हल्के भूरे या व्हाइट कलर के धब्बों के रूप में दिखने लगते हैं, जो जिसमें कि स्केलिंग हो जाती है, यानी कि जिस प्रकार से एक स्किन में हमारे स्कैल्प के पास डैंड्रफ झड़ता है, उसी प्रकार से ये स्किन भी धीरे धीरे झड़ती है। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि इम्यूनिटी के कारण ये बीमारी होती है। आमतौर पर इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्शन देती हैं, किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचा के रखती हैं। लेकिन ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल्स का क्या होता है कि ये हमारी ही सेल्स को डैमेज करने लगती हैं। तो कई कारण से डैमेज करती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये नई सेल्स की टर्नओवर बढ़ा देती हैं, रैपिड ग्रोथ करती हैं, जिसकी वजह से इमेच्योर सेल्स जो है तो स्किन के ऊपर एक लेयर के रूप में जमा होने लगती हैं और ये इमेच्योर सेल्स धीरे धीरे एक स्केली लेयर बना देती हैं, चमड़ी की परत मोटी कर देती हैं और वही स्किन एक तरह से स्किन के बैरियर इमेच्योर सेल होने की वजह से कमजोर होते हैं और धीरे धीरे ये ब्रेक होने लगती है और जैसे डैंड्रफ झड़ता है उस तरह से भी ये झड़ने लगती है। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अब इसके कारण की अगर बात करें कि ये किस कारण से होता है, तो इसका कोई भी एक फिक्स कॉज नहीं है। आमतौर पर इसे जेनेटिकली माना जाता है कि यानी कि अगर परिवार में आनुवंशिक तौर पर किसी को है तो हो सकता है कि उसको भी चांसेस हो। सोरायसिस होने के कुछ दूसरे कारण भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें की है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करना, स्ट्रेस, ये कारण भी होते हैं जो सोरायसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सोरायसिस है। तो आमतौर पर इसका पता हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा लगाया जाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी स्किन को ऑब्जर्व करके तुरंत बता देते हैं कि ये सोरायसिस है या नहीं। कई बार कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को ये एक्जिमा से कंफ्यूज करता है, क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कई बार ये देखने में एक जैसा लगता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कई बार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन की बायोप्सी यानी कि स्किन का स्क्रैप करते हैं, स्किन का छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी के तौर पर इसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो पाता है कि ये एक्जिमा है या फिर सोरायसिस। अब हम बात करते हैं कि ये सोरायसिस कितने टाइप का होता है। तो सोरायसिस के कई टाइप हैं, जिसमें जिसमें कि पहला है प्लाक सोरायसिस। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरायसिस होता है, जो कि ज्यादातर हमारे घुटनों के पास या फिर अंडर आर्म्स के पास या कमर के पीछे, एल्बो में, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन ये कभी कभी पूरी बॉडी में भी थ्रू आउट देखा जा सकता है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, स्किन जो काफी थिक होती है और स्किन का जो पैचेस होते हैं, जो स्केली पैचेस का कलर है वो लाइट ब्राउन या ब्लैक कलर का भी देखा जाता है। कई बार स्किन के कलर डिपेंड करता है कि पेशेंट की नेचुरल स्किन कैसी है। ये प्लाक सोराइसिस कई बार ठीक होने के बाद अपना कलर चेंज कर देती है, जिसे कई हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नेल्स सोराइसिस। नेल सोराइसिस जैसा कि ये नाखूनों से संबंधित है, जो आपकी फिंगर्स की नेल्स या फिर टो नेल्स को अफेक्ट करता है। नेल सोराइसिस में क्या होता है कि ये जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनके नीचे की जो सतह होती है स्किन की, वो उसका रंग बदल जाता है, जिन्हें सैल्मन पैच या ऑयल ड्रॉप पैचेस कहते हैं। ये ज्यादातर पीले, गुलाबी या लाल रंग के पैचेस के रूप में दिखते हैं। कई बार ये भूरे भी होते हैं। दूसरा लक्षण है, ये कई बार नाखून की सतह के पास ये डेंट यानी कि एक गड्ढे की समान संरचना में दिखाते हैं, जिसे कपली फॉर्म डिप्रेशन भी कहते हैं। ये पिन की नोक यानी कि 0.4 mm या फिर क्रेयन की नोक 2 mm जितने बड़े भी हो सकते हैं। ये नाखून पर सिर्फ एक या दो गड्ढे हो सकते हैं, या कई बार ये 10 से ज्यादा भी देखे जाते हैं। नेल सोराइसिस का एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखा जाता है जो नेल्स में होता है। ये नेल्स को ब्रेक कर सकता है और ये नेल्स में हॉरिजॉन्टल वे में एक तरह से ये ब्लू लाइन कलर की एक खांचे की बना देती है और नेल्स इतने पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं कि वो
टूट सकते हैं। नेल्स के नीचे की जो मोटी परत होती है वो भी धीरे धीरे छिलने लगती है और नाखून सतह से अलग हो जाता है। इसे ऑनकिलोसिस कहते हैं। इस स्थिति में फंगल डेवलपमेंट भी देखा जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी इसमें हो जाता है। अब इसका अगला जो टाइप होता है वो गुटेट सोराइसिस, ये ज्यादातर यंग एडल्ट या बच्चों में देखा जाता है। सोराइसिस कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेप थ्रोट इन्फेक्शन, जो मुंह में होने वाला एक सोर थ्रोट टाइप का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी ये ट्रिगर हो जाता है। इस इन्फेक्शन के या इस सोराइसिस के अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं, जैसे कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गटेट सोराइसिस, स्टेप थ्रोट गटेट सोराइसिस या गटेट सोराइसिस स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण भी ये ट्रिगर हो जाता है, इस कारण से इसे इस नाम से जाना जाता है। गटेट सोराइसिस के जो कॉज हमने देखे कि नॉर्मली ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। इसके अलावा भी दूसरे कॉजेस होते हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो जाना, इंजुरी टू स्किन, या कई बार कट लग जाना, या फिर बर्न जलने की कोई अगर केस हो जाता है, या फिर कोई इंसेक्ट काट देता है, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिगर हो जाता है। कई बार ये कई मेडिकेशन के कारण भी ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि मलेरिया को ट्रीट करने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन भी इसको ट्रिगर कर सकता है। अब जो अगला टाइप होता है उसको पोस्चुलर सोराइसिस बोलते हैं। पोस्चुलर सोराइसिस से रिलेटेड होता है पोस्ट्यूल, यानी कि एक छोटे छोटे मवाद यानी पस से भरे हुए इसमें पॉकेट दिखते हैं। पोस्चुलर सोराइसिस आमतौर पर हाथों और पैरों को प्रभावित करता है, लेकिन कई बार ये पूरे शरीर में भी हो सकता है। पोस्चुलर सोराइसिस के कितने टाइप्स होते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, तो इसे कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि जनरलाइज पोस्चुलर सोराइसिस, फिर है पाल्मो प्लांटर पोस्चुलर सोराइसिस, फिर है एक्रोडर्मेटाइटिस और इम्पेटिगो herpetiformis। तो जो जनरलाइज पोस्चुलर सोराइसिस होता है ये पूरी बॉडी को कवर कर सकता है, जो कि पस से भरी हुई उभार होते हैं। पाल्मोप्लांटर पोस्चुलोसिस जो होता है ये हाथ की उंगलियों यानी कि जो निचला सरफेस है हथेली और तलवों सोल फीट को भी अफेक्ट करता है। एक्रोडर्मेटाइटिस जो होता है तो ये हमारी फिंगर्स की सरफेस यानी कि उंगलियों के सिरे और तलवों के सिरों को अफेक्ट करता है। इम्पेटिगो herpetiformis जो होता है ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के केस में डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले टाइप की, जिसे हम इनवर्स सोराइसिस भी कहते हैं। इनवर्स सोराइसिस के जो सिम्टम्स होते हैं ये बॉडी में चिकने लाल धब्बों के रूप में दिखाई देता है। ये ज्यादातर बिलो द ब्रेस्ट एरिया या अंडर आर्म्स या फिर कमर में देखा जाता है। उसके बाद अगला आता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। यह शरीर के अधिकांश भाग में लाल मोटी परत के साथ पपड़ीदार ये संरचना में दिखाई देता है। इस सोराइसिस के जो ट्रिगर्स होते हैं वो सनबर्न्स या कई बार कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी देखा जाता है। इसे सोराइसिस का एक सीवियर फॉर्म या कि वर्स्ट स्टेज कहते हैं। ये उन लोगों में देखा जाता है जिन लोगों का सोराइसिस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया हो या ढंग से उसे मेडिसिन नहीं दी गई हो, तो उस कंडीशन में ये कई बार ये सीवियर फॉर्म में आ जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस। तो सोराइसिस को पूरी तरह से 100% जड़ से क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो इसका ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है इसमें, तो पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के सिम्टम्स और टाइप ऑफ सोराइसिस पर डिपेंड करता है, और उसी के आधार पर जो मेडिकेशंस होती हैं ये पेशेंट को काफी हद तक कंट्रोल कर देती हैं, और जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। तो इसके मेडिकेशन की अगर बात करें तो इसमें टॉपिकल थेरेपी से स्टार्ट किया जाता है। टॉपिकल थेरेपी यानी कि इसमें कुछ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स होती हैं जिनमें कि बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूड किए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए के जो फॉर्म में होती हैं कुछ मेडिसिन, जैसे कि रेटिनॉइड्स, विटामिन डी बेस्ड मेडिसिन हैं, फिर कोलतार है, एंथ्रेनेलिन जो कि अनदर टार प्रोडक्ट कहलाता है, फास्फोडाइस्टेज 4 इनिबिटर्स यानी कि PDE4 इनिबिटर्स, और कई बार मेडिसिन जो एक्टिवेट करती हैं एराइल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर्स को, यानी कि जिन्हें हम AHR भी कहते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट जो है तो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में ये दिया जाता है। इसके बाद अगला जो स्टेप है मीथोट्रिक्सेट। मीथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी की ड्रग होती है जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। इम्यून सप्रेशन की वजह से जो सेल ग्रोथ है, रैपिड सेल टर्नओवर है, ये इसको कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाता है। रेटिनॉइड्स ये विटामिन ए से संबंधित मेडिसिन होती हैं जो कि कई बार ये फोटोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता है। ये मॉडरेट टू सीवियर टाइप के जो सोराइसिस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ये मेडिकेशन इंजेक्शन के रूप में उपयोग होते हैं जो स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को टारगेट करते हैं और उनके इम्यून सप्रेशन को ये परफॉर्म कराते हैं, जिसकी वजह से जो सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है,
तो वो कंट्रोल हो जाता है। ओरल फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स ये पर्टिकुलर एक इम्यून सेल्स को टारगेट करती हैं और उनके एंजाइम्स जो होते हैं उनके फंक्शंस को ये इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, वो अफेक्ट होते हैं और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है। उसके बाद ओरल टायरोसिन काइनेज 2 इनहिबिटर्स होती हैं, ये भी स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को टारगेट करके उनके फंक्शंस को इंटरफेयर करती हैं। टारगेटेड जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देती हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन की। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसमें जो मुख्य सावधानी रखने वाली जो बातें होती हैं उसमें स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, माइल्ड सोप या फिर ऑयल एडेड सोप यूज करना चाहिए, मेंटेन ए हेल्दी वेट। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है तो सोरासिस को बहुत ज्यादा वर्स कर सकती है, इसलिए वेट रिड्यूस करना बहुत ही आवश्यक होता है। ईट ए हेल्दी डाइट, फिर है स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल। और कई बार ये इस जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है वो भी ट्रिगर करता है, क्योंकि बहुत ही कम सनलाइट भी इसको एलिवेट कर सकता है और बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर भी इसको ट्रिगर कर सकता है। सोरासिस के पेशेंट के लिए जरूरी होता है कि वो मीडियम लाइट में ही एक्सपोजर में रहें। तो ये थी सारी जानकारी सोरासिस के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।